क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या जूस शुद्ध है? शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अणुओं के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक प्रकार शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण के प्रकार। अणुओं की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। क्रियाकलाप। 2.1 कक्षा को अ, ब, स और द समूहों में बांटे। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो। समूह अ को दो, समूह ब को एक बीकर में 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण लें। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड समूह स और द को दें। दोनों को अणुओं की पृथक पृथक मात्रा दें। अब पृथक पृथक समूह के उन अणुओं को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगीय मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रण के कुछ अन्य उदाहरण हैं। जल में नमक और जल में चीनी। दो समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूहों के पास कॉपर सल्फेट का घोल, लेकिन उन दोनों घोलों के रंगों का तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगीय मिश्रण पृथक पृथक संघटन रख सकते हैं। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं। इस तरह के मिश्रण में विषमांगीय मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगीय मिश्रण के अन्य उदाहरण है। क्रियाकलाप। 2.2 आइए पुनः कक्षा को 4 समूह अ, ब, स, द में बांटे। प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूने में से एक समूह अ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें। समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दें। समूह स को चाक का चूर्ण या गेहूं का आटा दें। समूह द को दूध या स्याही की कुछ बूंदें दें। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूने को जल में मिलाने के लिए कहें। क्या कण जल में दिखाई देता है? अब टॉर्च से प्राप्त प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसको सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? अब मिश्रण के कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इसी बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर या कुछ समय बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं? मिश्रण को छान लें। क्या छनक पत्र पर कुछ शेष बचा है? कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह अ और ब एक विलयन पाते हैं। समूह स एक निलंबन पाता है। समूह द एक कोलाइडियल विलयन पाता है। ये छनक ए वाले चित्र में, बी वाले में मुड़ा हुआ छत्रक पत्र, सी वाले में छनक पत्र का शंकु, कांच की छड़ छनक पत्र के साथ संलग्न कीप में निथरा हुआ द्रव, कीप परख नली, छना हुआ द्रव नीचे बैठ जाता है। निस्यंदन छनने की प्रक्रिया। अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलाइडो विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? समांगीय और विषमांगीय मिश्रण में अंतर बताइए। विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों
का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते हैं, नींबू जल, सोडा जल आदि विलयनों के उदाहरण है। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस द्रव या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगीता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। मिश्र धातु में वे धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संघटन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण होता है। ये भी जानिए, किसी विलयन के दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, दूसरे घटक को विलयन में मिलता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है, इसे विलेय कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है जिसमें चीनी विलेय है और जल विलायक। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक। वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैसों के रूप में हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलयन और जल विलायक है। कुछ वायु गैसों में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटक ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगीय मिश्रण होता है। नाइट्रोजन को कहा जाता है। वायु में दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। विलयन के गुण। विलयन एक समांगीय मिश्रण है। विलयन के कण का व्यास 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि के द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन अस्थायी है। विलयन की सांद्रता क्रियाकलाप 2.2। हमने देखा कि समूह और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न अभावों के रंग के विलयन हैं। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थों की मात्रा के आधार पर इसे तनु सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह और द्वारा प्राप्त विलयन समूह ब की तुलना में तनु है। क्रियाकलाप 2.3 दो पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू कर दें। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्रा बराबर है? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है कि विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थों की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन ले तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। विलायक की मात्रा, द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशतता विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। उदाहरण के लिए तीसरी विधि, विलयन के आयतन प्रतिशतता विलेय का आयतन
बट्टे बिलियन का आयतन गुणे 100। उदाहरण के लिए 2.1 बिलियन के 220 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलना करें। विलेय पदार्थ नमक का द्रव्यमान 40 ग्राम है, विलायक जल का द्रव्यमान 320 ग्राम है। हम जानते हैं कि विलेय का द्रव्यमान बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान 40 प्लस 320 ग्राम जोड़ दें 360 ग्राम आपको मिलेगा। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत में बराबर विलेय का पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 यानी 40 बटे 360 गुणे 100 यानी 11.11% रहा। निलंबन क्या है? क्रियाकलाप 2.2 में समूह 100 के द्वारा पाया गया विषमांगीय घोल जो ठोस में द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगीय विसरण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म, यह एक विषमांगीय मिश्रण है। ये कण आंखों से देखा जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छनन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। कोलाइडियल विलयन क्या है? क्रियाकलाप 2.2 में समूह 2 के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइडियल या कोलाइडियल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैल होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगीय प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगीय मिश्रण है। जैसे दूध कोलाइडियल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा कि प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। टार्च की जगह से प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता हुआ कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। दूध तथा मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। हमें यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कुहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। उदाहरण कोलाइडियल के सामान्य उदाहरण सारणी 2.1 में दिया गया है। परिक्षिप्त प्रस्ताव परिक्षेपण माध्यम प्रकार उदाहरण द्रव गैस एरोसोल कोहरा बादल कुहासा। ठोस और गैस में एरोसोल जिसमें धुआं स्वचालित वाहनों का निथार एक्साइटस। गैस द्रव फोम शेविंग क्रीम। द्रव में इमल्सन दूध और फेस क्रीम आते हैं। ठोस द्रव में सोल मैग्नीशियम मिल्क कीचड़ भी आता है। गैस ठोस में फोम आता है, रबड़ स्पंज प्यूमस आता है। द्रव ठोस में जेल जेली पनीर मक्खन आती है। ठोस में ठोस सोल रंगीन रत्न पत्थर दूधिया कांच आते हैं। चित्र 2.4 में टिंडल प्रभाव दिखाया गया है। कोलाइड के गुणधर्म, यह विषमांगीय मिश्रण है। कोलाइड के कण का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये छनन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीकी क्रियाकलाप 2.5 द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइडियल विलयन परिक्षिप्त प्रवास्त और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्ति कण जो कि कोलाइडियल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्ति प्रवस्था डिस्पर्सन फेज कहते हैं तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। कोलाइडियल को परिक्षेपण माध्यम ठोस द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रश्न
उदाहरण के में विभेद कीजिए। विलयन, निलंबन और कोलाइडियल एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए लगभग 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 100 ग्राम जल में 393 केल्विन पर घोला जाता है, तो इसका तापमान की सांद्रता किसकी सांद्रता पर प्राप्त करें। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण हम पढ़ चुके हैं कि प्रायः प्राकृतिक रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगीय मिश्रण को साधारणतः भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हमें प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग में लाया जाता है। रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2.4 आधा बीकर जल लें, बीकर के मुख पर वॉच ग्लास रखें, चित्र 2.5 कुछ बूंद स्याही वॉच ग्लास पर डाल दें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि वॉच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। अब वॉच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखें और प्रेक्षित करें। वाष्प, स्याही, वॉच ग्लास, बीकर और नीचे जल, वाष्पीकरण। उत्तर दें। आपके विचार में वॉच ग्लास पर से किसका वाष्पीकरण हुआ? क्या वॉच ग्लास पर कोई अवशेष बचा है? क्या आप प्रतिपादित करेंगे क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण? हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थों का वाष्पीकरण की विधि के द्वारा ही पृथक कर सकते हैं। दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं? आजकल हम बाजार में संपूर्ण फुल क्रीम, टोड, डबल टोड प्रकार के दूध पॉलीपैक अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है। क्रियाकलाप 2.5 एक प्रखंड में थोड़ा मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें। सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली मथनी से मिक्सिंग से भी कर सकते हैं। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहाँ जाइए और पूछिए वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं, वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। अब उत्तर दें। दूध को मथने पर आपने क्या देखा? दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे करते हैं? कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं ये छनन पत्र से बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छनन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। अनुप्रयोग जांच, प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में, 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2.6 आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल, केरोसिन ऑयल को जल से पृथक करने का प्रयास करें। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालें। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा तेल के पृथक पृथक परत तैयार हो जाए। पृथक्करण कीप के स्टॉप कार्क को खोलें और सावधानीपूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे स्टॉप कार्क को बंद कर दें। पृथक्करण की मिट्टी का तेल, जल, स्टॉप कॉक। अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण अनुप्रयोग। तेल तथा जल में अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में, इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातुमल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्ठी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। सिद्धांत के अनुसार आप में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपाती
हो सकने वाले अवयवों को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों इस प्रकरण में नमक से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन और एंथ्रेसिन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। रुई का प्लैग ऊपर उल्टी रखी की कपूर का वाष्प, ठोसकृत कपूर, कपूर तथा नमक का मिश्रण, चीनी की मिट्टी का प्याली और नीचे से गर्म कर दीजिए। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा कपूर तथा नमक का पृथक्करण। क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? क्रियाकलाप 2.7 छानक पत्र की एक पतली परत लें, इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लें। चित्र 2.8 उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखें, इसे सूंघने दें। जार, बीकर या परखनली में जल लें, उसमें इस छानक कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह के ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 2.8 में दर्शाया गया है। अब इसे शांत छोड़ दें। जैसे ही जल छनक पत्र पर ऊपर की ओर उठे, सावधानी पूर्वक देखें, अवलोकन को लिखें। छनक पत्र, पेंसिल से खींचा रेखा और स्याही का निशान, कांच की छड़, कागज की क्लिप, जार, छनक पत्र, स्याही का निशान और जल। क्रोमैटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण करें। उत्तर दें। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, आपने छनक पत्र पर क्या देखा? क्या आपने छनक पत्र के टुकड़ों पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया? आपके मतानुसार रंग के स्थान का छनक पत्र ऊपरी की ओर उठाने का क्या कारण है? जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलेय के रूप में। जैसे ही जल छनक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपनी साथ ले लेता है। प्रायः डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाले घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील हैं, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है रंग। इस विधि से सबसे पहले रंगों को पृथक करने का प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्रोमैटोग्राफी पड़ा। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलायक पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमैटोग्राफी में नई तकनीकी का विकास हुआ, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। अनुप्रयोग: डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंग से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीली पदार्थ ड्रग को पृथक करने में। दो घुलनशील द्रवों को मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? क्रियाकलाप 2.8 आइए हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करें। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लें, इसमें एक थर्मामीटर लगाएं, उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 के अनुसार व्यवस्थित करें। क्लैप, आसवन फ्लक्स थर्मामीटर, जल निर्गत क्लैप, जल संघनक, जल तथा एसीटोन का विलयन, शीतल जल निवेश और एसीटोन नीचे बद। दो घुलनशील द्रवों को आसवन विधि से पृथक्करण किया जा सकता है। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। एसीटोन वाष्पीकृत होता है तो संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकलने पर वह इस बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। जल आसवन फ्लक्स में शेष रह जाता है। उत्तर दें। जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तब आप क्या अवलोकित करते हैं? कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाता है? एसीटोन का क्वथनांक क्या है? दोनों घटकों को हम पृथक कर पाते हैं, क्यों? इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। केवल आसवन फ्लक्स और संघनन के बीच एक प्रभाजी
स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटके से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। चित्र 2.10 में ये दिखाया गया थर्मामीटर कार्क क्लैप करके प्रभाजी कॉलम आसवन फ्लक्स कार्क मिश्रण जल निर्गत जल संघनक शीतल जल निवेशक शुद्ध द्रव घटक प्रभाजी आसवन। वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वायु एक समांगीय मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। चित्र 2.11 इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। वायु दबाव बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़ित तथा ठंडा करना, द्रवित वायु में चला जाता है। फिर प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना, विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण करना। क्वथनांक -183 डिग्री सेल्सियस ऑक्सीजन का, आर्गन के लिए -186 डिग्री, नाइट्रोजन के लिए -196 डिग्री। वायु प्रतिशत आयतन में 20.9%, आर्गन 0.9%, ऑक्सीजन नाइट्रोजन 78.1%। वायु से गैसों को पृथक करने के लिए प्रवाह चित्र 2.11 में दिखाया गया है। ये चित्र 2.12 में वायु के प्रमुख घटकों का पृथक्करण दिखाया गया है। क्षणक वायु निवेश के बाद दबाव में वायु गर्म वायु हो जाती है, फिर से जल निर्गत कर लिया जाता है, शीतल संपीड़ित वायु आ जाती है, फिर पृथक करने वाला शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत हो जाती है। जमा हुआ शीतल जल निवेश करते हैं इधर से और द्रवित वायु आगे विस्तारित जेट में चली जाती है। प्रभाजी आसवन से नाइट्रोजन निर्गत, आर्गन निर्गत हो जाती हैं, द्रवीय ऑक्सीजन मिल जाता है। वायु के घटकों का पृथक्करण किया जाता है। यदि हम वायु से ऑक्सीजन चित्र 2.12 को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैस विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती हैं, जैसा चित्र 2.12 में दर्शाया गया। निम्नलिखित के उत्तर दें। वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में परिवर्तित होता है। किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप 2.9 में दिखाया गया। एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें, जल को न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दें, अशुद्धि को छान लें। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत कर दें। चित्र 2.13 में जल घर में जल शुद्धि निकाय दिखाया गया है। जल भंडार से जल लिया जाता है, फिर से तलाट टैंक में ठोस पदार्थ को नीचे बैठने के लिए लाया जाता है, फिर से बाहर लोडिंग टैंक में निलंबित अशुद्धियों को तलहटी के लिए नीचे बैठ जाती हैं। फिर से जल बारीक बालू कंकड़ मोटे कंकड़ क्षणक टैंक में बैठ जाते हैं नीचे। फिर से बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीनीकरण किया जाता है। उसके बाद घर को जल मिल जाता है। विलयन को क्षणक पत्र से ढक दें और तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। अब उत्तर दें। नीचे चीनी मिट्टी की प्याली में आप क्या अवलोकन करते हैं। क्या क्रिस्टल एक समान दिखाई देते हैं। चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव से क्रिस्टल को कैसे पृथक करेंगे। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्र जल से जो नमक हमें प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियां हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। कुछ ठोस विघटन हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती हैं। अनुप्रयोग समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त
कर सकते हैं। तकनीकियों में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। शहरों में जल घर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जल घर का एक रेखाचित्र 2.13 में दर्शाया गया। जल घर से अपने घर में प्राप्त होने वाले पेयजल के विभिन्न चरणों पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। प्रश्न, पेट्रोल और मिट्टी का तेल केरोसिन जो कि आपसे में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल को क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दें। दही से मक्खन, समुद्र जल से नमक, नमक से कपूर। क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जाता सकता है? भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। पिछले अध्याय में हमने पदार्थों के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकें, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यनांक तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थ के संघटन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनके रासायनिक प्राकृतिक में कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपनी रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। यह रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हमें नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? प्रश्न, निम्न रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प बनना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटन होना, जल में साधारणतः नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना तथा लकड़ी और कागज का जलना। अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व। रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लावाइज सन 1794 ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्राय दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। ये चमकीली होती हैं, ये चांदी जैसी सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं, ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होती हैं, ये तन्य होती हैं और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघातवर्ध होती हैं, इनको पीट कर महीन चादर में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव है। अधातु दिए गए निम्न गुणों में से प्राय कुछ या सभी प्रकार को प्रदर्शित करती हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, ये चमकीली, ध्वनिपूर्ण और अघातवर्ध नहीं होती हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातु के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु मेटोलाइट कहा जाता है, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। अधातु की कटघट इसे भी जाने। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है, जिसमें 92 तत्व प्राकृतिक रूप
हैं, जबकि शेष मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रवित अवस्था ले लेते हैं। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? क्रियाकलाप 2.10 कक्षा के 2 समूहों में विभक्त करें। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण, 3 ग्राम सल्फर और 1 चीनी मिट्टी की प्याली में दें। समूह 1 लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। सेकंड, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। समूह 1 और 2 प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तन सल्फ्यूरिक अम्ल या तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएं। इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देशन आवश्यक है। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराई अवलोकन को नोट करें। अब उत्तर दें, क्या दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है? किसी समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है? क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम हैं? क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूह की गैस प्राप्त होती है? क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैसों की गंध समान है या अलग अलग है? समूह 1 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है या रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है? इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें। समूह 2 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है और इसका गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। आपने पाया कि दोनों समूह द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यदि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह फर्स्ट की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुए, जबकि समूह द्वितीय की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री 2 पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर मिश्रण तथा यौगिक। मिश्रण क्या होते हैं? यौगिक में अंतर मिश्रण तत्व या यौगिक वाले केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। यौगिक तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। नए पदार्थों का संगठन सदैव अस्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। नए पदार्थों के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। मिश्रण के गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान होते हैं। समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। दोनों तत्वों की तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों के पूरी तरह भिन्न है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थान पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, कोई नियत संगठन नहीं। तत्व, यौगिक। शुद्ध पदार्थ में तत्वों में सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा इत्यादि। यौगिक में नियत संगठन रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल हो गया, मीथेन, चीनी, नमक आदि। मिश्रण में समांगीय और विषमांगीय। समांगीय मिश्रण में समान संघटक होते हैं। उदाहरण के लिए चीनी जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर जल तथा एल्कोहल आदि। असमांगीय मिश्रण में असमान संघटन होता है। उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि होते हैं। आपने क्या सीखा? मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ तत्व
तथा अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों को पृथक किया जा सकता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयवों को विलायक कहते हैं तथा अवयवों को विलेय कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतनों में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान अथवा आयतन है। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगीय मिश्रण होता है। कोलाइडियल एक विषमांगीय मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा है ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योग में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलेय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं और विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित हो रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होता है। यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने गुण को दर्शाते हैं। अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। इसको सॉल्यूशन सॉल्व करें और पढ़ें, आनंद लें। इसके बाद आपको मिले सामूहिक क्रियाकलाप। का मटका बालू तथा कंकड़ लें। मटमैले जल को साफ करने हेतु छोटे स्तर पर क्षणक युक्त फिल्ट्रेशन प्लांट की डिजाइन बनाएं। फिल्ट्रेशन की डिजाइन बना सकते हैं समूह क्रियाकलाप करके।